स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के ऊपर। मतलब रेक्टेंगल जो है, आप यूं कह सकते हैं कि ऐसी एक क्लोज्ड शेप का नाम है कि जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, एक बराबर होती हैं लेंथ में, ठीक है। जबकि जो ये एडजेसेंट साइड्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। और जबकि ये वाली अपोजिट साइड्स होंगी इस तरह से, ये आपस में फिर पैरेलल ही होंगी। तो अब अगर आप इस शेप को देखें तो ये एक स्क्वायर की शेप है जिसमें कि अपोजिट साइड पैरेलल हैं, ठीक है, बराबर भी हैं और एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर हैं। तो इसको मैं अब इस स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल कह सकता हूँ। मतलब जो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, जैसे अब ये रेक्टेंगल भी है स्क्वायर भी है, लेकिन ये एक रेक्टेंगल लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। अब इनके इनके लिए जो एक फार्मूला ड्राइव किया गया है कि किस तरह से एरिया निकाला जा सकता है। अब एरिया क्या होता है जी? एरिया एक फ्लैट सरफेस का नाम है। मतलब मैं चले यूँ एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर बहुत से पॉइंट्स मिलें तो एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे या एक लाइन को बनाते चले जाएंगे। अगर बहुत से पॉइंट्स को आपस में आप बगैर किसी गैप के मिलाते चले जाएं, ठीक है। अब अगर मैं यूं कहूँ कि ये बहुत सी बॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। फर्ज करें ये कोई कितनी बॉल्स हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 14 बॉल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर ये बॉल्स जो है मैं इस तरह से इन्हें एक दूसरे के आमने सामने इस तरतीब में रखता चला जाता हूँ, ठीक है। इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। अब ये बॉल्स जो हैं इन्होंने एक एरिया कवर किया है, ठीक है। तो पहले तो एक लाइन थी, लाइन में एक ही डायमेंशन है, लेकिन जो एरिया होता है उसमें बहुत सी लाइनें मिलकर एरिया बना रही होती हैं। जैसे कि मैं यूं बात करूं कि धागे से जब हम एक उसको सीते हैं, धागों को आपस में जोड़ते हैं तो वो एक सरफेस बनाते हैं जिससे कपड़ा बनता है, ठीक है। वो कपड़ा जो है वो एक, मतलब उसको अगर हम स्ट्रेट रखें तो वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसका एक एरिया होता है। अब इस तरह ये जो बॉल्स पड़े थे, ये कितने बॉल्स पड़े हुए हैं, कितने पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ये इसलिए हम गिन सकते हैं कि इनकी काउंटिंग की जा सकती है, लेकिन पॉइंट्स की काउंटिंग नहीं की जा सकती। यहाँ पे तो हम बड़े आसानी के साथ कहेंगे जी 14 बॉल्स इस तरतीब में, हॉरिजॉन्टल तरतीब में, और 4 बॉल्स जो हैं वो वर्टिकल तरतीब में है, तो ये 56 बॉल्स पड़े हुए हैं टोटल। अब इसी तरह जब एरिया की हम बात करेंगे तो एक जो रेक्टेंगल या एक स्क्वायर है, इसमें इसकी जो एक लेंथ इस डायमेंशन में और एक दूसरी डायमेंशन में, चूंकि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होती हैं दोनों साइड्स, ठीक है, दोनों डायमेंशंस। तो इसमें अब हम ये बात कर लेंगे कि फिर अगर फर्ज करो ये अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर, जो कि अंदाजन मैंने बात की है, ये एग्जैक्ट इतनी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ठीक है, 2.5 भी हो सकती है। तो जो एरिया आएगा इस रेक्टेंगल का, जिसको मैं ए से जाहिर करूंगा, वो होगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, जो कि स्क्वायर सेंटीमीटर्स में आएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया आ जाएगा, जो कि 2 डायमेंशन है इसलिए इसके यूनिट्स के जो पावर है वो भी 2 है, ठीक है। तो अभी ये एक एरिया है, हमने देखा है कि एक रेक्टेंगल का एरिया जो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो जो फार्मूला एक बन गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जिसमें कि ए एक एब्रिवेशन है जिसको कि एरिया के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वल टू आ जाएगा किसके? ये इक्वल टू आ जाएगा लेंथ साइड, मतलब ये लेंथ है इसकी और ये वाली साइड ब्रेथ है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास जो है एक, या विड्थ कर लेते हैं इसको, डब्ल्यू से चलें, इसको जाहिर कर लेता हूं मैं कि ये अगर विड्थ है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब अगर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स की बात की जाए तो आप ये जानते हैं कि ये हमारे पास एक डायगोनल है, ठीक है। इसी तरह बी डी भी एक डायगोनल हो सकता है। अब ये एक, अगर मैं ये डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप ये देखें 90 का एंगल है और इसको मैं शेड भी कर देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है जी? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। बल्कि यहाँ से चूंकि डॉटेड लाइन में शो की हुई, इसलिए ये प्रॉपर शेड नहीं हो सका। उस रीजन को मैं शेड करना चाह रहा हूँ जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई थी। ये अब शायद नजर आ जाए आपको, ठीक है। अब देखें इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है और ये जो डायगोनल हमें नजर आ रहा है इसको जो है हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हाइपोटेन्यूज साइड है डायगोनल, बेसिकली इसका स्क्वायर जो होगा वो बेस साइड स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का, सॉरी, लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, जो कि बेस या परपेंडिकुलर के, चले इसको मैं परपेंडिकुलर और इसे बेस कह रहा हूँ, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम है। तो यहाँ से डायगोनल जो होगा, डायगोनल
ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया। अब हम डायगोनल भी मालूम कर सकते हैं और फिर इसी तरीके से अगर हमने पेरीमीटर मालूम करना है, ठीक है, पेरीमीटर किसे कहते हैं जी, पेरीमीटर कहते हैं कि एक क्लोज सरफेस, ठीक है, जिसके कि अगर चारों साइडों को आप इकट्ठा कर लें, जैसे मैं यहाँ से चला हूँ ए पॉइंट से, मैं ए से बी आया, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए आ गया, ठीक है, तो मैंने कितना फासला तय किया है, ए बी के लॉन्ग मैंने एल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, इसको मैं एल लिखूंगा, फिर मैंने डब्ल्यू डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब चूंकि ये डिस्टेंस जो है सी डी ये ए बी के बराबर होता है, ठीक है, ये ए बी के क्या होता है जी, बराबर होता है, तो यहाँ पर फिर लेंथ आ जाएगी और फिर विड्थ आ जाएगी, ये डिस्टेंस आपस में बराबर, तो इस तरह से 2 टाइम लेंथ 2 टाइम विड्थ, तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल बनेगा वो 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ बनेगा। और अगर 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाए, कॉमन है चूंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टाइम लेंथ, और मतलब इसमें से कॉमन ले लें तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये हमारे पास जो एक फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका हमने कैसे पेरीमीटर का फार्मूला, एरिया का फार्मूला और डायगोनल का फार्मूला जो है वो समझा। अब एक डेली लाइफ का प्रॉब्लम है, एक रूम है, जैसे आप घर में भी अपने देख रहे हैं, ये फर्श कर लेते हैं कि ये फर्श है, ठीक है, ये फर्श है हमारा, और कोई हमें कहता है कि आपने जो दीवारें हैं उनका एरिया बताना है, ठीक है, दीवारों का सिर्फ एरिया बताना है। दीवार की लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फर्श कर लेते हैं एल है, हाइट रूम की एच है, और विड्थ जो है वो डब्ल्यू है। तो इसमें जो एरिया बनेगा 4 वॉल्स का, ठीक है, अगर आप ये देखें तो ये क्या बनेगा, ठीक है जी, 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्स। अब देखें इसमें, बल्कि वॉल्स में ए जरा सही लिखते हैं जी। अब देखें इसमें क्या है कि आपके पास जो ये वाली दीवार है जो कि हमें बिल्कुल सामने नजर आ रही है, इसमें इसकी जो लेंथ है, चूंकि रेक्टेंगुलर रूम है हमारा, ठीक है, तो इसकी लेंथ एल है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो एच है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, लेंथ इंटू हाइट। ये वाली फ्रंट जो है, अगर ये हमने मालूम कर लिया तो इसकी जो बैक साइड ये बनती है दीवार, इसकी लेंथ भी और विड्थ उसकी जो हाइट है वो सेम है, तो इधर भी क्या आएगा, लेंथ इंटू हाइट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो इसमें विड्थ और हाइट आ रही है, ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और फिर ये इसके सामने ये वाली साइड आ रही है दूसरी दीवार, तो ये भी विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें हाइट जो है इन सारों से कॉमन मल्टीप्लाई हो रही है, सारों में से कॉमन मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये अगर मैं एच कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर एल प्लस डब्ल्यू रह जाएगा, ठीक है, मतलब सारों में से आपने एच कॉमन ले लिया, और यहाँ से अगर आप देखें तो 2 टाइम लेंथ बन जाएगा, इनको ऐड कर लें लाइक टर्म्स, और 2 टाइम्स विड्थ, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है जिसमें कि हम अपने रूम का जो चारों दीवारें हमारी बनती हैं हम उनका एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारे रूम ऐसा है कि वो बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप का है, उसकी दीवारें आमने सामने वाली एक बराबर हैं, इस तरह ये आमने सामने वाली दीवारें एक बराबर हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें जो है अगर फर्ज कर लेता हूँ कि लेंथ जो है हमारे रूम की वो फर्ज कर लेते हैं 10 मीटर्स में चले कर लेते हैं इसको कि 5 मीटर है, ठीक है, या चले 6 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो फर्ज करें अगर 3 मीटर है, ठीक है, और हाइट जो है वो फर्ज कर लेते हैं कि अगर वो 4 मीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट है, मैंने वैसे एक नंबर्स के तौर पर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू ले लेते हैं, देखें 2 टाइम्स लेंथ, तो लेंथ 6 का डबल कर लें कितना बनेगा 12 मीटर, और विड्थ हमारी 4 है, 4 का डबल कर लें कितना बनेगा 8 मीटर। अब 4 मतलब का डबल 8 और 12 कितने बने 20 मीटर, ठीक है, ये बन गया, और 20 मीटर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाएगा, और मीटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर्स मीटर में हमने एरिया जो है वो मालूम कर लिया। अब अगर फर्ज करें एक बहुत बड़ा प्लॉट है जो किलोमीटर्स में या मीटर्स में हमने मेजर की हुई है उसकी लेंथ ब्रेथ, ठीक है, या उसकी विड्थ, तो फिर हमारा जो एरिया का यूनिट आएगा वो स्क्वायर्स मीटर्स में आएगा, या जैसा एक मुल्क का एरिया हम लिखते हैं तो स्क्वायर्स माइल्स में या स्क्वायर्स किलोमीटर्स में हम लिख देते हैं।